चलिए थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ ड्रग्स हम स्टार्ट कर रहे थे, पढ़ भी चुके थे इसमें से कुछ हम। तो एंटासिड्स क्या होते हैं, हम एंटासिड्स की बात कर चुके थे। एंटासिड्स क्या होते हैं, जो एसिड्स के अगेंस्ट, एंट मतलब एंटी और एसिड्स के अगेंस्ट जो दिए जाते हैं उनको हम एंटासिड बुलाते हैं। ये क्या होते हैं, ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, या हम बोल सकते हैं ऐसे केमिकल्स विच आर गिवन अगेंस्ट, या विच न्यूट्रलाइज बोल सकते हैं, विच न्यूट्रलाइज द एक्शन ऑफ या द इफेक्ट ऑफ एसिड प्रोड्यूस इन स्टमक। स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो एसिड बनता है, उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो केमिकल्स या जो पिल्स दी जाती हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, एंटासिड्स बुलाते हैं। तो हमको पता है एसिड और बेस के बीच में अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो एसिड और बेस के बीच में जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही मीन्स एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना है, तो हमको क्या देना चाहिए, बेस। तो ये क्या बनाएगा, सोल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एंट एसिड्स होते हैं ये एसिड्स के अगेंस्ट दिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन टैबलेट्स या इन केमिकल्स में क्या प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है, तभी तो ये इनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है एंट एसिड्स के, जैसे कि रेनिटाइडिन है। रेनिटाइडिन को प्रेजेंट डेज के अंदर, यानी कि आजकल इसको जेंटेक भी बुलाते हैं, जेंटेक। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको एज एन एंटासिड यूज किया जाता है और इसको दिया भी जाता है एज एन एंटासिड, लेकिन इसका एक हम बोल सकते हैं एक साइड इफेक्ट होता है। तो कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको ज़्यादातर एंटासिड्स के अंदर यूज़ क्यों नहीं किया जाता, या फिर वो सेफ़ क्यों नहीं होता है एंटासिड्स के अंदर यूज़ करने के लिए। देखिए इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, जब भी बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर टैबलेट्स या पिल्स दे दी जाती हैं, तो ये क्या करता है, ये स्टमक के मीडियम को एल्कलाइन बना देता है, एल्कलाइन मीडियम क्रिएट कर देता है। हमको पता है एल्कलाइन मीडियम क्या होता है, यानी कि पीएच जो है स्टमक की वो अबोव 7 हो जाती है। ठीक है, और अगर पीएच स्टमक की अबोव 7 हो गई है, तो इसका मतलब कि जो फूड है या जो भी सब्सटेंसेस है जो भी खाए गए हैं उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, वो डाइजेस्ट नहीं होंगे। तो उसके लिए ये एल्कलाइन मीडियम क्या करता है, ये फर्दर जो है ये ट्रिगर करता है स्टमक को टू प्रोड्यूस मोर एसिड। स्टमक के अंदर और ज़्यादा अमाउंट में एसिड बनना फिर शुरू हो जाता है। तो इससे एसिडिटी की प्रॉब्लम इंक्रीज होती है, डिक्रीज होने के बजाय। ठीक है, तो इसलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि हम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बुला सकते हैं, इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। ये एक रीज़न है, बाकी आप एग्जाम्पल में इसको दे सकते हैं क्योंकि ये एज एन एंटासिड काम करता है, लेकिन लेसर अमाउंट्स में अगर इसको लिया जाए तो। ठीक है, उसके अलावा एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को एज एन एंटासिड यूज करते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंटासिड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स क्या होते हैं, देखो एंटीहिस्टामिन्स जो हैं इनको हम एंटी एलर्जिक, में इधर लिख देती हूँ, एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी बुलाते हैं। ये एंटी एलर्जिक ड्रग्स होते हैं एंटीहिस्टामिन्स। ठीक है, इनका दूसरा नाम है। ठीक, तो चलिए इनके एंटी का मतलब तो अगेंस्ट ही हो गया, और हिस्टामिन्स यानी कि हिस्टामिन के अगेंस्ट जो टैबलेट्स या जो ड्रग्स दी जाती हैं उनको हम एंटी हिस्टामिन्स बुलाते हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं हिस्टामिन क्या होता है। देखिए हिस्टामिन क्या होता है एक्चुअल में, ये नाम देखिए हिस्टामिन, इस नाम में हिस्ट के साथ में अमीन लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक अमीन है। क्या होता है, एक अमीन होता है, और ये अमीन किसका बना हुआ है, हिस्टिडाइन का बना हुआ है। अमीन फॉर्म्ड ऑफ हिस्टिडाइन, यानी कि एक ऐसा अमीन जो किससे बना हुआ है, हिस्टिडाइन से बना हुआ है। और ये काम क्या करता है, यानी कि हिस्टामिन जो है ये क्या काम करता है, इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे कि ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं,
उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। स्मूथ मसल्स जैसे कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल बोल सकते हैं, या फिर गट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, या फिर जो ब्रोंकाई है, जैसे कि जब हम सांस लेते हैं तो गले के अंदर जो ब्रोंकस है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्रोंकाई है, तो उन स्मूथ मसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, सिकुड़ देता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो बहुत ही फाइन जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको ये डायलेट्स कर देता है। फाइन मतलब कि बहुत जो पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे कि जो बहुत ही ऐसी सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर जहाँ तक पहुँचना इम्पॉसिबल होता है। मान लीजिए ये सेल्स का एक ग्रुप है और इन सारी सेल्स तक बड़ी जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनका पहुँचना इम्पॉसिबल है, तो इन सेल्स तक पहुँचने के लिए क्या चाहिए? बहुत ही पतली पतली, बहुत ही फाइन ब्लड वेसल्स की ज़रूरत होती है जो इन सारी सेल्स तक मटेरियल पहुँचाए, मीन्स ऑक्सीजन, फूड पहुँचाए। ठीक है, अब ये जो फाइन ब्लड वेसल्स हैं इनको ये क्या कर देता है? डायलेट कर देता है। डायलेट का मतलब क्या होता है? फैलाना। अब ये फैल जाएंगी यहाँ पे तो क्या होगा? सेल्स जो हैं ये आपकी श्रिंक हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। उस केस में आपका आपकी बॉडी के अंदर क्या होती हैं? एलर्जिक रिएक्शंस स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, और इसका क्या काम होता है? जैसे कि कॉमन कोल्ड जब भी होती है, जुकाम के टाइम पे जो आपका हम बोल सकते हैं नेजल कंजेशन होता है, मतलब कि नाक बंद हो जाना, नेजल कंजेशन, ये भी इस हिस्टामिन की वजह से ही होता है। कॉमन कोल्ड के दौरान जब आपने देखा होगा नाक बंद हो जाती है या सांस लेने में दिक्कत आती है, या कई बार कई लोग बोलते हैं कि उनको डस्ट में काम करने से प्रॉब्लम होती है, जैसे कि पोलन से कुछ भी परागकण कुछ हवा में उड़ रहा है तो उससे डस्ट से प्रॉब्लम हो गई। तो ये सारी की सारी जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं ये किसकी वजह से क्रिएट होती हैं? हिस्टामिन की वजह से क्रिएट होती हैं। और हिस्टामिन जो है ये बनता कहाँ है हमारी बॉडी में? हिस्टामिन को हमारा ही इम्यून सिस्टम क्रिएट करता है। हिस्टामिन को इम्यून सिस्टम ही स्क्रीट करता है। कब स्क्रीट करता है इम्यून सिस्टम हिस्टामिन को? ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान अगर किसी को किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो उस दौरान इम्यून सिस्टम हिस्टामिन क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब इस हिस्टामिन की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और इस हिस्टामिन के फंक्शनिंग को रोकने के लिए, मतलब इसके काम को बंद करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं या जो टैबलेट्स दी जाती हैं उन ड्रग्स को हम क्या बुलाते हैं? एंटी हिस्टामिन्स बुलाते हैं, या उनको हम एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी बुला सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एंटी एलर्जिक ड्रग्स या एंटी हिस्टामिन्स है ये काम क्या करते हैं? ये क्या काम करेंगे? जो नेचुरल फंक्शन होता है, जो नेचुरल एक्शन है, नेचुरल एक्शन ऑफ हिस्टामिन, मतलब हिस्टामिन जो काम कर रहा है उसके साथ में ये क्या करेंगी? इंटरफियर करती हैं, इंटरफियर करेंगी उसके काम में, दखल अंदाजी करेंगी। हिस्टामिन क्या करेगा? हिस्टामिन ब्लड वेसल्स को डायलेट करने की कोशिश करेगा, तो ये इंटरफियर करेंगी। कौन? एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन्स, कि वो उसको डायलेट नहीं करने देंगी ब्लड वेसल्स को। ठीक है, दूसरी चीज़ कि हम बोल रहे हैं कि ये नेचुरल एक्शन ऑफ हिस्टामिन के अंदर इंटरफियर करती हैं। क्यों इंटरफियर करती हैं या कैसे इंटरफियर करती हैं? तो ये क्या करती हैं? ये compete करती हैं, compete करती हैं किस चीज़ में? फॉर बाइंडिंग साइट्स ऑफ रिसेप्टर्स, इन द बाइंडिंग साइट्स ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक है, और ये जो बाइंडिंग साइट है रिसेप्टर की, यहाँ पे क्या करता है हिस्टामिन? वेयर हिस्टामिन exerts its effect, जहाँ पे हिस्टामिन जो है वो अपना इफेक्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए बाइंडिंग साइट से हमारा मतलब क्या है? रिसेप्टर। हमको पता है कोई भी ड्रग्स जो है जब हम बॉडी में लेते हैं, मान लीजिए कोई भी हमने एंटी हिस्टामिन ली, जैसे कि एंटी हिस्टामिन के अंदर हमारे पास आती है टर्फिनेडाइन ले लिया हमने। ठीक है, अब ये ड्रग क्या करेगी? जा करके ड्रग अपना टारगेट चूज करेगी, ड्रग टारगेट। और ड्रग टारगेट के अंदर क्या आता है? मैक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं।
किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल को ये चूज करेगी, लाइक कार्बोहाइड्रेट है या फिर प्रोटीन है या फिर फैट्स हैं या फिर न्यूक्लिक एसिड्स हैं, किसी को भी ये एज ड्रग टारगेट चूज करती है। अब उस ड्रग टारगेट, सपोज करते हैं हम कि प्रोटीन्स को इसने चूज किया एज ड्रग टारगेट, मतलब प्रोटीन्स के ऊपर काम करना है इसको। अब प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, मान लीजिए स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है और चलते चलते यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो आपकी ड्रग है या ये जो आपकी एंटीहिस्टामिन्स है, ये कहाँ पे इस रिसेप्टर के साथ में जाकर के बाइंड करेंगी, किसी जगह तो बाइंड करें, ऐसा तो है नहीं जाके पूरे प्रोटीन के ऊपर काम करना शुरू कर दें। जहां भी ये बाइंड होती है उसको हम बाइंडिंग साइट बुलाते हैं। और ये जहां पे बाइंड होगी, मान लीजिए यहाँ पे हिस्टामिन बाइंड हो रहा है, यहाँ से काम कर रहा है, तो यहाँ पे आकर के ये आपकी एंटी हिस्टामिन्स इंटरफियर करेंगी इस बाइंडिंग साइट के लिए। वो इस हिस्टामिन को यहाँ कनेक्ट ही नहीं होने देंगी, और जब हिस्टामिन यहाँ जुड़ेगा ही नहीं तो ये एलर्जिक इफेक्ट्स काज ही नहीं कर पाएगा, प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एंटी हिस्टामिन्स के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, ब्रोमफेरेनामाइन है, जिसको प्रेजेंट डेज में हम डाइमेटैप भी बोलते हैं, डाइमेटैप भी बुलाते हैं, ठीक है। सेल्डेम है, ये भी एंटी हिस्टामिन की तरह काम करता है। अभी देखिए एक जो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है वो ये होता है कि जो एंटी हिस्टामिन्स हैं या जो एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं, एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन्स हैं, जब ये इतने काम करती है और अंदर जाकर के ये मतलब बाइंडिंग साइट्स पे भी इंटरफियर कर रही है, या फिर हम बोलते हैं जैसे कि एंट एसिड्स हैं, एक चीज याद रखना, जो एंट एसिड्स हैं और जो एंटी एलर्जिक्स हैं, इन दोनों के ही हम बोल सकते हैं जो ड्रग टारगेट होते हैं वो सेम होते हैं, सेम ड्रग टारगेट होते हैं, मीन्स दोनों ही प्रोटीन्स के ऊपर काम करते हैं। अब यहाँ पे अगर एंट एसिड्स का ड्रग टारगेट भी ये है, तो एंट एसिड्स तो क्या करते हैं, स्टमक के अंदर एसिड के प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब तो जो एंटी एलर्जिक यानी एंटी हिस्टामिन है उनको भी स्टमक के अंदर जो एसिडिक प्रोडक्शन है उसको अफेक्ट करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। मतलब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो एंटी हिस्टामिन्स हैं ये स्टमक के अंदर एसिड प्रोडक्शन को अफेक्ट क्यों नहीं करते हैं, डू नॉट अफेक्ट, क्यों नहीं एसिड के प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं स्टमक के अंदर। तो इसका आंसर ये है कि दोनों के ड्रग टारगेट सेम होते हैं, मतलब एंट एसिड्स और एंटी हिस्टामिन्स दोनों के ड्रग टारगेट सेम होते हैं, लेकिन दोनों की बाइंडिंग साइट्स ऑफ रिसेप्टर्स डिफरेंट होती हैं, दे हैव different binding sites, different binding sites of receptors, और बाइंडिंग साइट डिफरेंट होंगी तो ऑब्वियसली फंक्शंस भी इनके डिफरेंट होंगे, तो इसलिए एंट एसिड्स जो हैं ये एसिड प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, और एंटी हिस्टामिन्स जो हैं ये स्टमक के अंदर एसिड प्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करते हैं, दैट इज द रीजन। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रंक्विलाइजर्स। देखिए हमने वैसे कल किए थे ट्रंक्विलाइजर्स, लेकिन हमारे पास में जो ट्रंक्विलाइजर्स हैं और जो एनाल्जेसिक्स हैं, ठीक है, इन दोनों को ही हम किस में इंक्लूड करते हैं, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। अभी न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स क्या होती हैं हम उसकी बात करेंगे। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स वो होती हैं जो हम काम करती हैं हमारे नर्वस सिस्टम यानी कि मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म के ऊपर, जो भी हमारा जो मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है, जैसे कि हमको पता है बॉडी के अंदर अगर हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं, गर्म है या वो ठंडी है, या फिर हमको कोई चीज़ लग जाती है, या किसी भी तरीके से हम किसी भी जैसे हम जानबूझ के तो किसी गर्म चीज़ को हाथ नहीं लगाते ना ही हम कहीं पैर रख रहे हैं और वहाँ पे कोई कांटा पड़ा हुआ है
तो हमारी बॉडी ऑब्वियसली मैसेज करती है, हमारा दिमाग बोलता है कि नहीं यहाँ पे कांटा, यहाँ पैर नहीं रखना, आगे पैर रखना, नहीं तो दर्द होगा, पेन होगा, लग जाएगी। तो ये जो मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म है इसी को हम न्यूरोलॉजिक ट्रांसफर बोल रहे हैं। और ये जो ड्रग्स हैं जो न्यूरोलॉजिकल यानी इस मैकेनिज्म मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म के ऊपर काम करती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स बुलाते हैं। ठीक है, इनमें सबसे पहले क्या आते हैं, ट्रंक्विलाइजर्स आती हैं। ट्रंक्विलाइजर्स क्या होती हैं, हमने पढ़ा था ट्रंक्विलाइजर्स वो मेडिसिन्स या वो ड्रग्स होती हैं जो कब दी जाती हैं, एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस। अगर किसी को स्ट्रेस हो जाए या फिर हाइपरटेंशन हो जाए, हाइपरटेंशन से हमारा मतलब हाई ब्लड प्रेशर से, हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, ठीक है, या फिर किसी को डिप्रेशन हो जाए, कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, ठीक है, डिप्रेशन के पेशेंट को जो टैबलेट्स दी जाती हैं उनको एंटी डिप्रेसेंट बोलते हैं, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट बोलते हैं। ठीक है, और क्या हो जाए, जैसे कि कोई भी मेंटल डिजीज हो जाए, कोई भी मेंटल डिजीज, तो उस केस में जो ड्रग्स या जो मेडिसिन यूज की जाती हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं, ट्रंक्विलाइजर्स बुलाते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इक्वेनिल है, वेरोनल है, सेकोनल है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं किसके, ट्रंक्विलाइजर्स के हैं। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।